हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग अनुमापन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने फेरस अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच अनुमापन के बारे में पढ़ा। और देखिए आज हम लोग जो अनुमापन पढ़ेंगे वो ऑक्सैलिक अम्ल और KMnO4 के बीच है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा प्रयोग 2। देखिए बच्चों, प्रयोग 2 का उद्देश्य क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाकर KMnO4 विलयन की मोलरता एवं सांद्रता ज्ञात करना। देखिए बच्चों, KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। यानी क्या करना है हमें इस प्रैक्टिकल में? सबसे पहले ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाना है और जो मानक विलयन बना उसकी सहायता से हमें KMnO4 विलयन की मोलरता और सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आवश्यक उपकरण क्या क्या है? ब्यूरेट स्टैंड, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, परख नली। तो ये हमारे क्या हो गए? आवश्यक उपकरण हो गए। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए आवश्यक रसायन। देखिए बच्चों, क्या क्या रसायन आवश्यक है समझिए। ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन, ठीक है, और कितना? M/30, यानी M/30 मोलरता का हमें ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलयन चाहिए जो हम यहाँ पे तैयार करेंगे। KMnO4 का विलयन अज्ञात, यानी हमें KMnO4 का विलयन चाहिए जिसकी कि हमें मोलरता और सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी ये क्या है? अज्ञात है। आसूत जल यानी डिस्टिल वाटर हमें चाहिए और तनु H2SO4 हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? आवश्यक रसायन हो गए। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों सिद्धांत क्या है समझिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है। देखिए बच्चों, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या होता है? एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण कर्मक होता है। आगे देखिए, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है। और देखिए जो KMnO4 है वो क्षारीय माध्यम में भी ऑक्सीकरण कर्मक का कार्य करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण के लिए अधिकतर अम्लीय माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखिए, अम्लीय माध्यम में KMnO4 की ऑक्सीकरण क्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। अब देखिए बच्चों समझिए, अगर अम्लीय माध्यम की हम लोग बात करें तो अम्लीय माध्यम में जो KMnO4 की ऑक्सीकरण की क्रिया है उसे हम इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए समीकरण को समझिए बच्चों। देखिए बच्चों, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E माइनस, E माइनस का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन रहा है इनसे? Mn2 प्लस 4H2O। ठीक है, यानी ये क्या हो गई? ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई जिसके द्वारा हम KMnO4 की ऑक्सीकरण क्रिया को समझ सकते हैं। और देखिए बच्चों, जो KMnO4 है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं K प्लस और MnO4 माइनस। यानी जब ये टूटता है, समझिए बच्चों हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं भाई? जब KMnO4 टूटता है यानी K तो होता है प्लस का और MnO4 होता है माइनस का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? MnO4 जो माइनस का है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या बदल गया? Mn2 प्लस में बदल गया। यानी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे मैग्नीज जो Mn है, जो मैग्नीज है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे +7 है, वो यहाँ पे किस में बदल गई? +2 में। ठीक है, तो इस तरीके से इस अभिक्रिया से आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है। देखिए जो KMnO4 होता है वो तो ऑक्सीकरण कर्मक की तरह कार्य करता है, जबकि ऑक्सैलिक अम्ल अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है। अतः अम्लीय माध्यम में इसे पोटेशियम परमैंगनेट के प्रति निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अनुमापित किया जा सकता है। तो देखिए अभिक्रिया समझिए। आगे देखिए रासायनिक समीकरण। तो देखिए बच्चों, इसमें आणविक समीकरण, सबसे पहले हम आणविक समीकरण पढ़ेंगे और आणविक समीकरण में सबसे पहले बात करेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया के बारे में, यानी इसकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, अपचयन अर्ध अभिक्रिया किस तरीके से होती है? देखिए 2KMnO4 प्लस 3H2SO4, यानी होता क्या है? KMnO4 और H2SO4 के बीच में अभिक्रिया हो रही है। देखिए क्या बना? K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 3H2O प्लस 5O। देखिए बच्चों, जो 5O जो ये बड़े ब्रैकेट में ऑक्सीजन है, ये क्या होती है? नवजात ऑक्सीजन होती है।
ठीक है। आगे देखिए ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है H2C2O4। H2C2O4 का मतलब क्या है, ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, ये जो नवजात ऑक्सीजन है, जो O है ये ऑक्सीजन, ये इससे अभिक्रिया करेगी। और देखिए अभिक्रिया के लिए कंडीशन देखिए बच्चों 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया के लिए जो ताप है वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ताप होना चाहिए। देखिए क्या बनता है 2CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपचयन अर्ध अभिक्रिया की, और ये बात हो गई ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की। ठीक है, अब देखिए बच्चों दोनों अभिक्रियाओं को मिला के हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को गुणा कर देते हैं 5 से। देखिए तो समझिएगा, इस अभिक्रिया को जब 5 से गुणा कर देते हैं तो देखिए हमारी क्या अभिक्रिया निकल के आती है, यानी जो कंबाइंड रिएक्शन होगी, जो कुल अभिक्रिया होगी, जिसे हम समग्र अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, देखिए वो क्या होगी, देखिए 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2C2O4 और क्या बना K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो गई, ये समग्र अभिक्रिया हो गई। क्लियर है, आई समझ में आपको अभिक्रिया। अब देखिए आयनिक समीकरण, देखिए बच्चों आयनिक समीकरण से आपको ये अभिक्रिया और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए अब हम अपचयन अर्ध अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की जो आयनिक समीकरण है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपचयन अर्ध अभिक्रिया, देखिए अपचयन अर्ध अभिक्रिया की क्या आयनिक अभिक्रिया होती है, देखिए MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस, इससे बना है Mn2 प्लस प्लस 4 H2O। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इस अपचयन अर्ध अभिक्रिया को, यहाँ पे Mn यानी मैग्नीज जो +7 ऑक्सीकरण अवस्था में है वो किस में बदल गया, +2 में बदल गया, यानी क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया देखिए बच्चों, ये ऑक्सीलेट आयन है C2O4 2 माइनस, देखिए किस में बदल गया 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों अब हम इसकी समग्र अभिक्रिया लिखने के लिए क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को तो गुणा कर देते हैं 5 से और इस अभिक्रिया को गुणा कर देते हैं 2 से। देखिए बच्चों हमें समग्र अभिक्रिया लिखनी है, इन दोनों की समग्र अभिक्रिया लिखने के लिए इस अभिक्रिया को, जो हमारी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है, इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इस पूरी अभिक्रिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, देखिए क्या अभिक्रिया निकल के आएगी बच्चों, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16 H प्लस, और देखिए इससे क्या बना 2 Mn 2 प्लस प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गई, समग्र आयनिक अभिक्रिया हो गई। क्लियर है यहाँ तक का, आगे देखिए। तो देखिए बच्चों इन अभिक्रियाओं में MnO4 माइनस आयन Mn2 प्लस आयन में अपचयित होता है। भाई देखा ना हम लोगों ने, भाई यहाँ पे जो MnO4 माइनस आयन है वो Mn2 प्लस में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। आगे देखिए, और C2O4 2 माइनस आयन CO2 में ऑक्सीकृत होता है। आगे देखिए, इस परिवर्तन में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 से +4 में परिवर्तित होती है। और देखिए जो इस यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है वो किस में बदल रही है, +4 में बदल रही है। आगे देखो, इस अभिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट स्वयं सूचक के समान कार्य करता है तथा अंतिम बिंदु गुलाबी आता है, यानी अंतिम बिंदु कैसा आएगा हमारा, गुलाबी। क्लियर है यहाँ तक का, आगे देखिए। अब देखिए बच्चों सूचक क्या काम में ले रहे हैं हम लोग, KMnO4 जो क्या है, एक स्वयं सूचक है, और अंतिम बिंदु क्या होता है, रंगहीन से स्थायी गुलाबी, यानी यहाँ जहाँ पे हल्का गुलाबी रंग आ जाता है वही हमारा क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। क्लियर यहाँ तक का, आगे देखिए। अब हम प्रक्रिया समझ लेते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है या क्या प्रोसीजर होता है। देखिए बच्चों पहला देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 मानक विलयन बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऑक्सैलिक अम्ल है उसका M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाते हैं। दूसरा स्टेप देखिए, ऑक्सैलिक अम्ल एवं KMnO4 के बीच अनुमापन करना। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने M/30 ऑक्सैलिक अम्ल का जो मानक विलयन तैयार किया है उस ऑक्सैलिक अम्ल और KMnO4 के बीच में हम क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का, आगे देखिए।
तो पहला देखिए बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 मानक विलयन बनाना, यानी हम किस तरीके से ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का M/30 सांद्रता का 250 मिलीलीटर मानक विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा W बराबर, तो देखिए W बराबर क्या होगा, अणुभार गुणा मोलरता गुणा आयतन बटा 1000। और देखिए बच्चों जो हम यहाँ पे मानक विलयन बनाते हैं वो 250 ml बनाते हैं। क्लियर है, आगे देखिए। तो अब देखिए अणुभार कितना होता है ऑक्सैलिक अम्ल का, 126। अरे भाई यहाँ पे जो हमें अणुभार रखना है ना ऑक्सैलिक अम्ल का, वो क्या होता है 126। मोलरता कितनी मोलरता का बनाना है, M/30। आयतन कितने आयतन में बनाना है हम लोगों को, 250 में। तो देखिए यहाँ पर 126 गुणा M/30 गुणा 250 बटा 1000, तो ये कितनी मात्रा निकल के आई, 1.05 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, रासायनिक तुला पर 1.05 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल तोलकर मापक फ्लास्क में 250 मिलीलीटर आसूत जल में घोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से मानक विलयन बन जाता है। फिर देखिए M/30 ऑक्सैलिक अम्ल तथा KMnO4 के बीच अनुमापन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो M/30 ऑक्सैलिक अम्ल है और KMnO4 है उनके बीच में हम अनुमापन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए दूसरा स्टेप देखिए बच्चों, ऑक्सैलिक अम्ल एवं KMnO4 के बीच अनुमापन। देखिए बच्चों ये प्रक्रिया हम लोग लैब में भी करेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरीके से अनुमापन होता है। तो देखिए एक साफ ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन लेते हैं। देखिए बच्चों हम ब्यूरेट में तो क्या लेते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। एक साफ कोनिकल फ्लास्क में 10 मिलीलीटर ऑक्सैलिक अम्ल लेते हैं, इसमें आधी परख नली भरकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं एवं इस विलयन को 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। समझे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक साफ कॉनिकल लेते हैं और उस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग 10 मिलीलीटर क्या लेते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल लेते हैं। और ये ऑक्सैलिक अम्ल कैसे लेना है हम लोगों को, पिपेट आउट, यानी पिपेट से हमें खींचना है और 10 ml ऑक्सैलिक अम्ल लेना है कॉनिकल फ्लास्क में। उसमें अब हम क्या करते हैं, आधी परख नली भरकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और इस विलयन को हमें गर्म करना है। कितना गर्म करना है, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी जो विलयन है उसका ताप कितना हो जाए, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, इतना हमें उसको गर्म करना है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, फिर पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन से अनुमापन करते हैं, यानी फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उसमें पोटेशियम परमैंगनेट विलयन डालते हैं। और वो कैसे डालेंगे, ब्यूरेट को खोल के ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें डालना है और जो कॉनिकल है उसको हिलाते जाना है, यानी अनुमापन करते हैं। और अंतिम बिंदु पर गुलाबी रंग आता है, इस पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों जब गुलाबी रंग आता है उस पॉइंट को या उस पाठ्यांक को या हम कह सकते हैं उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। यही क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। आगे देखिए, इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराते हैं। और देखिए बच्चों जो ये प्रोसीजर है इसे हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है, जब तक करना है जब तक कि हमें सिमिलर रीडिंग ना मिल जाए। ठीक है, आई समझ में बात आपको। आगे देखिए, अब देखिए प्रेक्षण सारणी। तो देखिए बच्चों जो भी हम रीडिंग लेते हैं उसे हम प्रेक्षण सारणी में नोट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी प्रेक्षण सारणी बनती है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गई क्रम संख्या, ये ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन, ये ब्यूरेट का पाठ्यांक, ये प्रारंभिक और ये अंतिम। और देखिए ये किस में होता है, मिलीलीटर में। प्रारंभिक को A और अंतिम को बोलते हैं B। प्रयुक्त KMnO4 का आयतन कितना होगा, B-A। ठीक है, और सुसंगत आयतन हमारा हो गया मिलीलीटर में। क्लियर है। तो देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए भाई, क्रम संख्या। देखिए बच्चों हम यहाँ पे ज़्यादातर 3 रीडिंग लेते हैं, यानी 3 रीडिंग हम लोग लेते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि पहली रीडिंग थोड़ी ज़्यादा आती है क्योंकि पहली रीडिंग हमें आइडिया देती है, यानी जो पहली बार हम जो रीडिंग लेते हैं वो हमें आइडिया देती है कि कहाँ पे हमारी रीडिंग आएगी। और सेकेंड और थर्ड रीडिंग ऑलमोस्ट क्या होती है, हमारी सिमिलर होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 रीडिंग लेते हैं और ऑक्सैलिक अम्ल का आयतन हम कितना लेते हैं, 10 ml। ठीक है, लीजिए भाई। अब देखिए बच्चों जब भी हम रीडिंग लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जब भी हम नई रीडिंग लेते हैं हम ब्यूरेट को 0 तक भरते हैं। यहाँ बोलते हैं कि ब्यूरेट को हम बिल्कुल ऊपर तक फिल करते हैं, 0 तक फिल करके रखते हैं, यानी प्रारंभिक पाठ्यांक हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है,
प्रारंभिक पाठ्यांक 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारी रीडिंग नोट करते हैं, जो भी हमारी रीडिंग आती है। फर्स्ट रीडिंग ज़्यादा आती है, सेकंड और थर्ड रीडिंग जो होती है वो कम आती है और ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। उसके बाद B-A करके हम प्रयुक्त केमिनोफोर का आयतन प्राप्त कर लेते हैं और फिर इन तीनों रीडिंग के एवरेज से हम लोग सुसंगत आयतन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई समझ में आपको प्रेक्षण सारणी। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, प्रेक्षण सारणी के बाद हम करते हैं कैलकुलेशन यानी गणना। तो देखिए गणना समझिए बच्चों, गणना देखिए, गणना के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा N1 M1 V1 इक्वल टू N2 M2 V2। ठीक है, और देखिए ये तो हमने लिया है ऑक्सैलिक अम्ल के लिए H2C2O4 के लिए, और ये हमने लिया है केमिनोफोर के लिए। ठीक है, अब देखिए एक एक को समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ M1 क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता। और देखिए बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता कितनी है, M/23। ठीक है, इसी तरीके से देखिए M2 क्या है, KMnO4 विलयन की मोलरता, जो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। V1 देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयुक्त आयतन, और ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयुक्त आयतन हम कितना ले रहे हैं, 10 ml। और इसी तरीके से देखिए V2 क्या है, KMnO4 का प्रयुक्त आयतन, यानी जो हमारी सुसंगत आयतन है, जो हमारी यहाँ पे सुसंगत रीडिंग आएगी या सुसंगत आयतन आएगा, वही हमारा क्या है, V2 KMnO4 का प्रयुक्त आयतन है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए इसी तरीके से N1 देखिए, अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो कितनी होती है, 2। देखिए बच्चों N1 कितना है, 2, और N2 क्या है, देखिए अर्ध अभिक्रिया में KMnO4 द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कितनी है, 5। यानी देखिए बच्चों समझे, यहाँ पर N1 तो होता है 2 और N2 होता है 5। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू रख लेते हैं और M2 यानी केमिनोफोर विलयन की मोलरता को ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? आगे देखिए, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, आते हैं केमिनोफोर विलयन की सांद्रता। तो देखिए बच्चों जैसे हमें मोलरता ज्ञात हो जाती है, हम केमिनोफोर विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। और देखिए इसके लिए क्या करते हैं, मोलरता को गुणा करते हैं मोलर द्रव्यमान से, यानी जो भी हमारी केमिनोफोर विलयन की मोलरता निकल के आई है उसको मोलर द्रव्यमान से गुणा करते हैं। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है केमिनोफोर का, 158, यानी जो मोलरता है। देखिए बच्चों जो ये मोलरता है M2 जो हमने निकाली है, इस M2 को गुणा कर देते हैं 158 से, और इस तरीके से केमिनोफोर विलयन की सांद्रता निकल के आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, तो देखिए बच्चों अब हमारा परिणाम निकल के आता है, यानी रिजल्ट निकलेगा परिणाम। देखिए क्या होगा, दिए गए केमिनोफोर विलयन की मोलरता डैश डैश है, यहाँ पे तो हम मोलरता लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए दिए गए केमिनोफोर विलयन की सांद्रता डैश डैश है। इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे कि हमारे केमिनोफोर विलयन की सांद्रता कितनी निकल के आई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का? और देखिए यहाँ पे कुछ सावधानियां भी हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो देखिए सावधानियां देखिए बच्चों, ब्यूरेट और पिपेट को सदैव उन विलयनों से खंगालना चाहिए जिन्हें उनमें लेना है। ब्यूरेट में वायु के बुलबुले नहीं होने चाहिए। ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक पढ़ने से पहले फनल हटा देना चाहिए। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सावधानी है, यानी हमें जब भी पाठ्यांक लेना है, प्रारंभिक पाठ्यांक लेना है, तो हमें ब्यूरेट के ऊपर से फनल को हटा देना है। ठीक है, अंतिम बिंदु ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। टूटी हुई नोजल वाला ब्यूरेट तथा पिपेट काम में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गई, कुछ सावधानियां हो गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपको ये अनुमापन समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लैब में चलते हैं और इस अनुमापन को समझते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए लैब में।